This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब नाजरीन, किताबें लिखना और किताबें पढ़ना एक संजीदा अमल है और हमारे ये अदीब व कलमकार समाज के ज़िम्मेदार और हसास फ़र्द होते हैं। ये अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से, अपनी सोच से समाज में एक मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आलमी अदबियात में ड्रामे की एक कदीम रवायत है। तकरीबन दुनिया की सभी ज़बानों में ड्रामे लिखे गए हैं। उर्दू ज़बान में भी ड्रामे लिखे गए हैं। आज के इस शुमारे में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है आजकल के ड्रामे। नाजरीन, आप जान गए होंगे, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। आजकल के ड्रामे, ये जो किताब है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं प्रोफेसर जावेद हसन साहब। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबे उर्दू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। ड्रामे को लिखना और ड्रामे को पेश करना, यानी स्टेज और स्क्रिप्ट, इसके बीच रिश्ता क्या है? लिटरेरी जॉन की जहाँ तक हम बात करते हैं सिन्फ के तौर पर, तो ड्रामे को जैसा आपने ख़ुद बताया कि आलमी अदबियात में इसकी बड़ी दरीना यानी तारीख़ रही है, बहुत पुरानी तारीख़ है। तो इसको दो सतह से हम देखते हैं। एक तो यूनानी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ ड्रामा है और एक फिर हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख़ है। तो हमारे यहाँ जो शुरुआत है, ज़ाहिर है कि नाक़दीन का शुरू से इसमें यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादा इसकी रवायत फ़ोक ट्रेडिशन में, जैसे स्वांग है, नौटंकी है और जो यानी इलाक़ाई रवायतें रही हैं, उसमें पेवस्त इसकी तारीख़ है। अब इसकी सिन्फ की जहाँ तक बात की आपने कि कैसे मुनफरिद है ये फ़िक्शन की दूसरी असनाफ से, मसलन नॉवेल से, और तो ये दरअसल परफॉर्मिंग आर्ट के ज़ुमरे में है। चूँकि इसकी डिफिनेशन ही है कि ड्रामा एक किस्म की नकाली, बहुत लोगों ने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, जिसमें यह है कि जो बात निचोड़ के तौर पे सामने आती है वो ये है कि इसमें अमल को, यानी एक्शन को पूरा दखल। कहानी में रावी है, नरेटर है, वो कहता है, लेकिन यहाँ वो जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ भी पेश आ रही है चीज़ें, वो अमली तौर पर करके दिखाई जा रही है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट का एक ज़ुमरा है और ये ज़रा सा मुश्किल फ़न भी है, क्योंकि अभी फिर आपने अगले सवाल में ये कहा कि स्क्रिप्ट और फिर ड्रामा और थिएटर, तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस सिन्फ को पेश करने के लिए एक तरह से आपको एक मुसल्लस समझना होगा कि एक वो है जो ड्रामा निगार है, जो लिखता है, फिर उसको कई एक्ट्रेस मिल के स्टेज पर पेश करते हैं, ड्रामे का एक हिदायतकार होता है। ये बात कही जाती है और सुनी जाती है कि स्क्रिप्ट जब तक लिखी गई है तब तक वो उसकी हैसियत वैसी नहीं है जब तक कि वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं की। यही है, इसको हम आसान लफ्ज़ों में या आसान तरीक़े से ऐसे समझाते हैं बच्चों को कि जैसे कोई भी ड्रामा अगर स्क्रिप्ट की शक्ल में है तो वो यूँ समझिए कि एक इमारत है बुलंद, उसकी एक नक्शा आपने बनाया गोया, उसमें जो रंग और आहंग जो भरा जाना है वो दरअसल स्टेज पर जब वो फाइनली पेश होता है तो उसमें कॉस्ट्यूम है, प्रॉपर्टी है, लाइट है, ज़बाइश, आराइश, ये जितने एलिमेंट्स हैं उसके, उन सब के साथ जब वो स्टेज पे आता है तब वो मुकम्मल ये कहा जा सकता है कि हाँ ये ड्रामा। तो वो दरअसल एक देखने की चीज़ है। और जब तक स्क्रिप्ट की हैसियत है पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो उसको भी हमारे यहाँ दो ज़ुमरों में बांटने की कोशिश हुई कि अदबी ड्रामे, यानी जो सिर्फ हम पढ़ सकें अफसानों की तरह और नावल की तरह, और फिर ये वो ड्रामे जो स्टेज किए जाते हैं। तो लेकिन हकीकतन वही हैं जो ड्रामे, वही हैं जो स्टेज किए जाएँ और स्टेज के लिए ली। बाज़ लोग जो उर्दू ड्रामे की रवायत है उस पर बात करते हैं कि साहब कई ड्रामे ऐसे लिखे गए कि जो बहुत मुश्किल हैं, हालांकि वो स्टेज हुए हैं लेकिन उसको पेश करने में दुश्वारी आती है। तो ये तो डिपेंड करता है। इस किताब के मुतालिक आपके तासुरात जानना चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ते हुए आपको कैसा लगा और क्या कुछ खूबियाँ हैं इसमें? हाँ, ये जैसा कि आजकल के ड्रामे इसका उन्वान है, पब्लिकेशन डिवीज़न ने इसे शाया किया है,
तो जो इसके मुरत्तिब हैं डॉक्टर महबूबुर रहमान फ़ारूक़ी साहब और मोहम्मद काजिम साहब। तो मोहम्मद काजिम साहब तो शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इनका ताल्लुक़ जब पब्लिकेशन डिवीज़न से था, मैं समझता हूँ तकरीबन 4 साल तक वो इसके एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर थे। तो इन्होंने कई किताबें इस तरह से कि आजकल एक मौक़र रिसाला है पब्लिकेशन डिवीज़न का और वो शाया हुआ, तो उनमें से उन्होंने उनके अफ़साने और उनके ड्रामे, उसमें जो खुद नविश्त वगैरह है, इस तरह से उन्होंने काफ़ी अहम शुमारे ये। तो ये यानी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और जनरल क़ारीन के लिए ये अहम है। चूँकि मेरा मौजू ड्रामे की तनक़ीद रहा है रिसर्च में, तो हमने इससे खातिर ख़्वाह इस्तिफ़ादा भी किया। और इसकी अहमियत ये है कि उन्होंने यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो इस मुल्क का सबसे नामवर इदारा है यानी परफॉर्मिंग आर्ट में, तो वहाँ जो तकरीबन 55 या 60 ड्रामे ऐसे पेश हुए जब अलकाज़ी से लेकर अप टू द ईयर 1999, तो काजिम साहब ने उनकी पूरी एक तफसील दे दी है कि किन लोगों ने, चाहे वो एडेप्टेशन हो या तराजिम हो या ओरिजिनली राइटर्स के लिखे हुए जैसे मंटो के अफसाने पर बेस्ड, या इस तरह से दूसरे बड़े फिक्शन निगार, या मिसाल के तौर पर हबीब तनवीर साहब जिनका थिएटर में और उर्दू दुनिया और उर्दू थिएटर ही में नहीं बल्कि वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट में उनका एक शुमार है, बल्कि लीजेंड की हैसियत रखते हैं हबीब तनवीर। तो उनके ड्रामे भी इसमें शामिल हैं। एक और बहुत अहम चीज़ उन्होंने शामिल की है कि ये सब ड्रामे जो 50-60 हैं वो सब उसकी ज़बान उर्दू है। जावेद साहब, एक बात बार बार कही जाती है कि आगा हशर कश्मीरी के मतलब कि उनको हिंदुस्तानी ड्रामे का शेक्सपियर कहते हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिए। जी हाँ, ये बात आती है और अक्सर तलबा ये करते हैं। देखिए, आगा हशर कश्मीरी, एक तो ये कि उनके ज़िक्र के बगैर हिंदुस्तानी ड्रामों की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती, हम सब जानते हैं। ख़ास तौर से जो पारसी थिएटर का अहद है, तो उनका कमाल ये है कि उन्होंने ज़्यादातर जितने शेक्सपियर के ड्रामे थे उनको हिंदुस्तानी तनाजुर में एडेप्ट करके उन्होंने पेश किया यहाँ के माहौल के मुताबिक, जैसे किंग लियर, हैमलेट वगैरह जितने ड्रामे। अब ये मुझे नहीं मालूम कि किस नाक़िद ने उनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा। ग़ालिबन इससे मुतालिक एक मज़मून इस किताब में शामिल है जिसमें एहतशाम हुसैन साहब और आल अहमद सरूर साहब और किसी और की भी का राइटअप शामिल है, उसमें भी इसका जिक्र है। तो हम उनको कह तो नहीं सकते, ज़ाहिर है ज़ाती बात जहाँ तक है, चूँकि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शेक्सपियर एक तख्लीकी फ़नकार थे और आगा हशर साहब भी बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे ड्रामा निगार, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें अडेप्ट की। हाँ, उनको हिंदुस्तानी माशरे का नब्बाज़ ज़रूर हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस अहद में जब पारसी थिएटर ये पूरा यानी तजारती गरज से जब वो उर्दू ड्रामे को फ़रोग़ दे रहा था, तो आगा हशर साहब जिनके अपने कंटेम्प्रेरीज़ के साथ आए, उन्होंने उर्दू ड्रामे को एक तरह से समतो रफ्तार देने की कोशिश की और बहुत बुलंद एक तरह से ले जाने की कोशिश। ये ज़रूर है उनका कंट्रीब्यूशन है कि वो पूरी नफ्सियात को समझते थे और उस तरह से टाइम टू टाइम वो स्क्रिप्ट में चेंज कर देते थे। और जैसे तुर्की हुर का मिसाल दूं, और वो खुद इस ख्याल को मानते थे कि साहब ये ड्रामा एक मुअस्सर मीडियम के तौर पर वो देखते थे कि एक मीडियम है और एक बराह रास्त मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को, अपनी पैगाम को पहुंचा सकते हैं, तरसील हो सकती है और उसका बराह रास्त इम्पैक्ट होता है, असर होता है। और उन्होंने तुर्की हुर में एक कैरेक्टर के ज़माने ये कहा भी कि जो काम यानी रात भर की तकरीर नहीं कर सकती, वो 1 घंटे के थिएटर में और ड्रामे में हम वो सब कुछ कर सकते हैं। वो बात पब्लिक तक पहुंच भी सकती है, बल्कि उस पर अमल भी कर सकते हैं लोग। रिसर्च स्कॉलर्स को या कि जो स्टूडेंट हैं या कि जो ऐसे हैं जो कि ड्रामों से बिल्कुल लगाव रखते हैं, बिल्कुल उनके लिए कहाँ तक ये सबके लिए यानी इक्वली ये बहुत इम्पोर्टेंस यानी बहुत अहमियत के हामिल है, न सिर्फ स्कॉलर्स के लिए या इस सिन्फ में दिलचस्पी रखने वालों के लिए, बल्कि उर्दू ड्रामे का जो एक ज़ाहिर है कि उसकी बहुत बात होती है। तो समतो रफ्तार की जहाँ तक आप बात की, तो यकीनन एक अहद जो गुज़रा, जो आजकल में जो आर्टिकल शामिल हुए या ड्रामे शाया हुए, तो यकीनन वो समतो रफ्तार तय करते हैं और ये इसकी मानवियत बरकरार है। यानी ये हमारे लिए तो उतने ही अहम है, हमने बहुत इससे मदद ली है, इसका रेफरेंस दिया है। तो बाद के ज़मानों में भी चूँकि वो रसायल जो खुसूसी शुमारे थे आजकल के, तो उसकी दोबारा प्रिंटिंग नहीं हुई और बार बार रेफरेंस की वजह से, तो इसी ज़रूरत के पेश नज़र शायद इसका शायद एक अलग से किताबी शक्ल में दे दी गई ताकि ये एक ब्रॉड लेवल तक पहुँच सके और तलबा को और जो भी बाद के रिसर्चर्स हैं उनको ये एक एंथोलॉजी के तौर पर और रेफरेंस बुक के तौर पर ये काम आ सके। तो ये यकीनन काजिम साहब का एक बड़ा नुमाया काम है। काजिम साहब खुद अमली तौर पर ड्रामे के हैं और JNU में तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर आज तक वो अमली तौर पर वाबस्ता हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने कीमती वक्त दिया और
बड़ी इल्मी गुफ्तगू हमारे और आपके दरमियान हुई। तो नाज़रीन, ये था इस शुमारे का पहला हिस्सा जिसमें हम एक उर्दू किताब पर गुफ्तगू कर रहे थे जो कि थी आजकल के ड्रामे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। इस हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। किताब है चित्रा मुदगल संकलित कहानियाँ, और इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मेनका श्रीवास्तव। चित्रा मुदगल की शख्सियत एक कलमकार, एक अदीब, एक साहित्यकार की हैसियत से इस पर रोशनी डालिए और बताइए कि उनकी कहानियों की खूबियाँ क्या क्या हैं। चित्रा मुदगल जी अपने आप में स्त्री चेतना से भरी हुई लैस लेखिका हैं, और इनकी रचनाओं में आप शुरू से देखेंगे कि स्त्री किरदार जन्म लेती है, उसमें एक चिंगारी और लौ की तरह इनकी लेखनी उसके चरित्र को विकसित करती जाती है, नायिका बनाती है, संघर्षशील बनाती है और समाज को एक बहुत बड़ा आईना दिखा जाती है। जो सबसे सधी हुई बात जो है वो ये है इनकी धारा प्रवाह भाषा, किरदार के अनुरूप भाषा का प्रयोग करती हैं। आप इनकी कहानी लकड़बग्घा में देखेंगे, पछाव वाली बहू जो है वो अवधी भाषा बोलती हैं बीच बीच में, और बड़े ही कमाल की लेखनी है इनकी। अवधी के कई वाक्यांश आपको मिल जाएंगे, कई शब्द मिल जाएंगे, और कई चुस्त चुटीली सी वाक्य, छोटे मोटे वाक्य भी मिल जाएंगे जो आप पाठक को बांधे रखती है। सिर्फ भाषा के तौर पर नहीं, विषय वस्तु जो उठाती हैं और किरदार को जिस तरह ये आगे बढ़ाती हैं वो काबिले तारीफ़ होती है। मैडम, इनकी कहानियों के जो किरदार होते हैं वो किस तबके के होते हैं, या कि सभी तबके के होते हैं? सभी तबके के होते हैं। जैसे इनकी कहानी प्रेत योनि में मध्यम वर्गीय परिवार की आधुनिक परिवार से जो एक किरदार हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय की अनीता गुप्ता वो हैं। एक किरदार है त्रिशंकु में जो झोपड़पट्टी की रहने वाली हैं, और एक किरदार है लकड़बग्घा में जो सामंती परिवार से आती हैं, गांव के सामंती परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। और इनकी हर किरदार की भाषा जो है उस माहौल, उस परिस्थिति और उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दर्शाती है। जैसे त्रिशंकु की नायिका जो है बीच बीच में मराठी बोलती हैं क्योंकि वो बम्बई और उसके आसपास की घटना है इसलिए। और वहीं लकड़बग्घा की किरदार अवधी पछाई बोली बोलती हैं। अनीता जो है प्रेत योनि की नायिका वो हिंदी बोलती हैं। और जिनावर एक इनकी कहानी है, बड़ी ही उम्दा कहानी वो भी है। उसमें पुरानी दिल्ली के आसपास का माहौल है, वातावरण है, परिस्थितियां हैं, और उसमें जाहिर सी बात है उर्दू शब्दावली से लैस है। चित्रा जी की कहानियों में जी प्रश्न छोड़ दिए जाते हैं, कहीं कहीं कहानियाँ अधूरी छूट जाती हैं और पाठक को पढ़ने के लिए विवश करती हैं, मजबूर करती हैं। इस विषय में ये बड़ा दिलचस्प है। इस सवाल को बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न आपने सुझाया, और मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी, त्रिशंकु का लड़का है बंटो, वो अंत में जब अपने पिता से बदला लेने के लिए एक पुल पर जाता है, उसकी माँ को उसके पिता ने बहुत सताया होता है। जब आता है वो मारता है, शराब पीकर आता है और बहुत मारता है। उसकी माँ के माथे में 2 बार चोट आई है, खून के फव्वारे देखे हैं उसने। बाद में वो निश्चय करता है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा और कुछ कमाऊंगा, मेरी माँ को शायद किसी के घर बर्तन मांजने जाने की ज़रूरत ना पड़े। और वो ब्लैक टिकट का धंधा करना शुरू करता है सिनेमा हॉल के बाहर। एक दिन पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, और जब जेल से छूट कर आता है तो सबसे पहले सोचता है माँ को खुश कर दूंगा ये बताकर कि मैंने बाप से बदला ले लिया, क्योंकि बाप दूसरी औरत के साथ दूसरी झोपड़पट्टी में रहता है, बीच बीच में आता है और माँ को मार के चला जाता है। ये बात भी उसे बाद में पता चली, माँ ने नहीं बताया, पड़ोसी आंटी ने बताया, लक्ष्मी अम्मा ने। और वो बदला लेने जैसे जाता है वैसे लक्ष्मी अम्मा वहाँ दिख जाती हैं और वो पूछता है कि माँ कैसी है। सबसे पहला उसका सवाल था। लक्ष्मी अम्मा ने बताया कि उसकी माँ ने उसकी मौसी के देवर के साथ शादी कर ली है। अब माँ के पास क्या जरिया है, सब अपने अपने रास्ते सब अपने रास्ते चले गए। हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है,
तब उसने भी अपना एक स्त्री चेतना उसके अंदर भी आती है, एक स्वतंत्र चेतना आती है। उस किरदार को उन्होंने विकसित होते हुए दिखाया है और वो एक नतीजे पे संघर्ष करती करती आगे बढ़ती चली जाती है और एक नतीजे पर पहुंचती है और वहाँ उसने निर्णय ले लिया है, निर्णय लेने की स्थिति में आ जाती है, निर्णय ले लिया है, अपना घर फिर से बसाएगी और उसने बसा लिया है। बच्चे जो हैं ऐसी स्थिति में, ऐसे घरों में बच्चे कैसे त्रिशंकु में लटके रह जाते हैं। अब जो बेटा पिता से बदला लेने, उसे जान से मार देने के लिए गया, वो वापस धीरे धीरे लौट रहा है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। पाठक सोचता रहे, गुंता रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे क्या हुआ होगा। लकड़बग्घा जो इनकी एक कहानी है, लकड़बग्घा कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसमें भी एक कहानी खत्म हो जाती है, एकाएक खत्म हो जाती है। उस लकड़बग्घा सामंती परिवेश की कहानी है। उसमें छोटी बहू जो है, शादी के कुछ ही महीने बाद उनका पति छोड़कर चला जाता है और वापस नहीं आता है, कई सालों तक वापस नहीं आता है। पति के जाने के बाद कुछ ही महीने बाद इन्हें एक बेटी होती है, जो बेटी गांव में ही, चूँकि संगठित परिवार है, संगठित परिवार में इनके जेठ की मिल्कियत है, जेठ का हुक्म, सर आँखों पर सभी औरतें पत्ते की तरह कांपती हैं और ये बहू इतने सालों के बाद भी घूंघट निकाल कर खड़ी रहती हैं। एक तरह का दमन दिखाया गया, बहुत ही शोषण और दमन दिखाया गया है। इसमें औरतों को अपनी ना तो आज़ादी है ना अपनी सोच है, उन्हें जीवन जीने भर के लिए सांस दी गई है। ऐसी स्थिति में एक बहू ने कैसे विकराल रूप धारण किया, उस चरित्र को विकसित होते हुए दिखाया है बड़ी ही कुशल लेखनी से। बीच बीच में अवधी भाषा का पुट भी है। उसमें जब ये छोटी बहू अपने इलाहाबाद संगम में स्नान करने अपनी बुआ सास के साथ जाती हैं, तो वहाँ पहले से रह रही इनकी बड़ी बहन और बहनोई ने रोक लिया कि कुछ महीने कुछ दिन यहाँ रह के जाओ। जब वो वहाँ रहती हैं तो उस शहरी वातावरण से इनका परिचय होता है। इतना खुला वातावरण है, बेटी एमए कर रही है और दीदी को चिंता नहीं है इसकी शादी की, बेटा डॉक्टरी पढ़ने जा रहा है, चला गया है। तो इनकी बड़ी दीदी इन्हें समझाती हैं, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा है। तो उसने कहा बस गांव में 5वीं तक पढ़ाई कर ली है, हो गई, अब तो स्कूल थोड़ी दूर पर है। तो उनकी बहन ने समझाया थोड़ी दूर पर है तो आप उनका दाखिला करवाइए। यही शायद स्त्री चेतना की चिंगारी उन्होंने डाल दी और उस चिंगारी के को लेकर ये हमारी पछाई वाली बहू जो है, पछाई वाली वापस आती हैं अपने गांव और अपने जेठ से मांग रखती हैं कि मेरी बेटी को दाखिला करवाइए, मैं भी उसे डॉक्टर बनाऊंगी जी। ये जिद करती हैं और अगर नहीं बन पड़ा तो मेरा हिस्सा आधा कर दीजिए, अलगा अलगी कर दीजिए। ये अलगा अलगी शब्द उनके जेठ को खटक जाती है और वो इस बात से इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है, इतनी बहस हो जाती है। जो औरत पल्लू करके एक छोटे बच्चे के मार्फत अपने वाक्य कह रही है अपने जेठ के सामने, वो सीधा पल्लू गिराकर सामने आ जाती है, बिल्कुल क्रांतिकारी रूप ले लेती है, तन जाती है। और ये जेठ को बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया बंदूक ले आओ, इसे यहीं ख़त्म कर दूंगा। बंदूक आती है लेकिन उनके चचेरे भाई ने पीछे से आकर पकड़ लिया, गोली नहीं चलती है, वो बच जाती है। अगले दिन सुबह अपनी बुआ सास के साथ वो खेत की तरफ जाती है शौच के लिए भोर में, और वहाँ से खबर आता है कि लकड़बग्घा ने बहू को उठा लिया और यही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। जेठ को जगाया जाता है कि बहू को लकड़बग्घा उठा ले गया। अब आप पाठक वर्ग ये सोचते रहें कि बहू को वाकई लकड़बग्घा ने उठा लिया, ये महज एक संयोग था या सोची समझी साजिश थी, लकड़बग्घा की खाल में कोई और बड़ी विशेषता है, ये कोई और था। ये चित्रा जी की बड़ी खूबी है, उनकी लेखनी की खूबी है। पाठक जो है एक सांस में कहानी शुरू करता है, एक सांस में ख़त्म कर जाता है और उनके चरित्रों को विकसित होते हुए देखता है, चरम अवस्था पर देखता है और कोई ना कोई संदेश मन में ग्रहण करता है। शब्दों का चुनाव मैंने देखा चित्रा जी कैसा होता है कि जिस परिवेश की कहानी वो कह रही होती है, बिल्कुल वो कतई कहीं से भी नहीं लगता कि ऊपर से कुछ लादा पैबंद लगाया गया है, कुछ एकदम धारा प्रवाह बहती नदी की तरह। शब्दों का चयन ऐसा होता है जो कि एकदम क्षेत्रीय होते हैं या कि कहानी के मुताबिक उसके अनुसार होते हैं जी। बहुत शुक्रिया मेनका जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई और इतनी दिलचस्प और इतनी
ज्ञानपरक बातें हमारे आपके बीच हुई। तो नाजरीन, ये था इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब। नाम कलीम आजिज, पैदाइश 1920, पटना मौजा तिल्हाड़ा, वफात 14 फरवरी 2015 हजारीबाग। एजाजात पद्मश्री। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। इस मशहूर शेर के खालिक हैं कलीम आजिज, जिनका ताल्लुक उर्दू के दबिस्तान अजीमाबाद से था। कलीम आजिज को उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत हिंद की जानिब से 1982 में पद्मश्री एजाज से भी नवाजा गया। कलीम आजिज की विलादत 1920 में पटना के मौजा तिल्हाड़ा में हुई। तिल्हाड़ा सूबा बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा गांव है, जिसमें पुराने जमाने में बुद्ध मत के राहिब रहा करते थे। कलीम आजिज ने पटना यूनिवर्सिटी से BA किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर इसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री और बाद 1956 में डॉक्टरेट की सनद हासिल की। उन्होंने अपना PhD का मकाला बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका के उन्वान पर लिखा, जो बाद में किताबी शक्ल में शाया भी हुआ। तालिब इल्मी से फरागत के बाद कलीम आजिज का पटना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक बाकी रहा। वो वहाँ शोबा उर्दू में फैकल्टी मेंबर की हैसियत से शामिल हुए और बहैसियत प्रोफेसर वजीफा याब हुए। रिटायरमेंट के बाद वो हुकूमत बिहार की उर्दू मशावरती कमेटी के सदर मुकर्रर हुए और तादम हयात इस ओहदे पर बाकी रहे। कलीम आजिज ने अपनी पहली गजल 17 बरस की उम्र में लिखी और 1949 से मुशायरों में शिरकत शुरू की। उनका पहला दीवान 1976 में शाया हुआ, जिसकी तकरीब रोनुमाई उस वक्त के सदर जमहूरिया जनाब फखरुद्दीन अली अहमद के हाथों विज्ञान भवन में हुई। इसके बाद उनके मुताद्दिद दीवान मंजर आम पर आए, जिनमें जब फसले बहार आई थी वो जो शायरी का सबब हुआ, जब फसले बहार आई और जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, काबिल जिक्र हैं। कलीम नए जमाने के क्लासिकी शायर थे। उनकी गजलों में 2 मायने होते हैं। उन्होंने दर्द, इश्क, हिज्र, जुल्फ, खून खंजर, शेख ब्राह्मण और कत्ल दामन को अपना मौजू बनाया है। कलीम आजिज अपनी शायरी पर तंज करने में माहिर थे। यहाँ तक कि एक पूरी गजल उन्होंने तंज के लिए वक्फ कर दी है। उसका मतलब कुछ यूँ है: हमसे थी सब बहार, अभी कल की बात है, तुम गुल थे हम निखार, अभी कल की बात है। कलीम आजिज ने कसरत से गजलें कही हैं। गजल के अलावा नज्म और सहरे भी लिखे हैं। उनकी नज्म रात जी खोल के फिर मैंने दुआ मांगी है बहुत मकबूल हुई थी। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम किताब कायनात का शुमारा, जिसमें आप उर्दू और हिंदी की 2 किताबों पर बातचीत देख रहे थे। फिर अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। मुझे मुस्तहसन रिजवी और प्रोग्राम किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। This program was sponsored by National Book Trust, India.